Okay, so this heptamer is highly conserved consensus sequence Kappa GTG. A less conserved spacer of either 12 and 23 base pair, and a second conserved 9 base pair nonamer consensus sequence of 5 prime or 3 prime, and the sequence is AC, उसके बाद 5 बार A है, उसके बाद डबल C है, AC 5 बार A डबल C। खोजिए इसमें 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम, लेकिन इसमें सीक्वेंस है 5 प्राइम के तरफ है AC और डबल C है 3 प्राइम एंड में। तो यहां पर तो हो गया, अब था आपका दिस वाज द 5 प्राइम, this RSS, this was 3 prime, this was 3 prime and this was 5 prime end। अब इसमें जो है CC किधर था 9 नंबर में, सॉरी 9 नंबर में किधर था ACCC, हाँ ये हो गया AC 5 बार A और डबल C, है ना, दिख रहा है आपको? यस ये 9 नंबर हो गया, ये हो गया हेप्टामर CA GTG। अब ये हो गया AC 5 बार A और डबल C, ये 3 प्राइम एंड है। सो ये 9 नंबर का दिस एंड A जो है दिस विल बी 5 प्राइम एंड, इसीलिए AC CC। ठीक है, AC 5 बार C डबल C। अब देखिए दोनों RSS में क्या आप अंतर पाते हैं हेप्टामर और 9 नंबर में। तो एक तरह का RS दूसरे RSS में 12 बेस पेयर वाले में आप देख रहे थे, यहाँ पर फिर से हमको 5 प्राइम 3 प्राइम करना होगा। ओके, तो इसमें लग रहा है दिस हेप्टामर CAC, दिस इज 5 प्राइम एंड। ठीक, अब हो जाएगा सब, ये 5 प्राइम एंड दिस इज 3 प्राइम। हो गया। अब हेप्टामर को देखिए इसमें 12 बेस पेयर वाले में, इसमें यहाँ 5 प्राइम हो गया, ये हेप्टामर का यहाँ पर, तो ये 5 प्राइम और हेप्टामर का ये सीक्वेंस एंड दिस सीक्वेंस CAC AGTG, यहाँ पर था CAC TGTG, एक न्यूक्लियोटाइड का यहाँ अंतर पा रहे हैं आप। और 9 नंबर में आप 5 प्राइम, इसमें इधर 5 प्राइम था 23 बेस पेयर में 3 प्राइम, और इसमें आप देख लो 12 बेस पेयर स्पेसर वाले में किधर हो गया 5 प्राइम 9 नंबर का, दिस विल बी 9 नंबर का 5 प्राइम, यानी 9 नंबर हो गया आपका 1 सेकंड, इसमें 9 नंबर इज 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 9 नंबर इज हियर, ये दिस वाला, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम AC, एंड इसमें 9 नंबर जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, चूंकि यहाँ पर हो जाएगा 5 प्राइम इसका एंड 9 नंबर का, इधर से 5 प्राइम है, दिस विल बी 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड। आपको दिख रहा है क्या मेरा ड्राइंग? यस सर, नंबर दिख रहा है क्या? यस सर, छोटा में बना दिए तो कोई नहीं, ये 5 प्राइम हो गया और इसका ये 3 प्राइम है, ये 5 प्राइम एंड हो गया 23 बेस पेयर वाला, ये 3 प्राइम एंड। लेकिन 12 बेस पेयर वाले में चूंकि ये इधर 5 प्राइम है 9 नंबर चल रहा है, तो इसका कोडिंग रीजन का चल रहे हैं, लेके चल रहे हैं 5 प्राइम, दिस विल बी द 5 प्राइम एंड एंड 3 प्राइम एंड। तो अब आप सीक्वेंस देख लीजिए, यहाँ पर भी हो गया AC 5 बार A और डबल C, तो यहाँ हो गया AC 5 बार A और डबल C। ओके, सिर्फ आप एक न्यूक्लियोटाइड यानी 9 नंबर जो है दोनों RSS में एग्जैक्टली सेम है इसमें फिगर में, और हेप्टामर में है दोनों RSS में एक न्यूक्लियोटाइड का यहाँ डिफरेंस दिख रहा है बस, ये हाईली कंजर्व है। ओके, समझ गए आप लोग, आगे चलें। यस सर।
तो ये है आरएसएस के स्ट्रक्चर, यानी एक हेप्टामर, स्पेसर, फिर नोनामर। अब देखिए, इन द हैवी चेन जीन सेगमेंट्स ए सिमिलर पैटर्न वाज नोटेड। तो ये तो रिसर्च कर रहा था पहले लाइट चेन में, तो इस तरह का उनको मिला, बाद में हैवी चेन में भी सेम तरह का पैटर्न मिला। सिर्फ हैवी चेन में क्या था, डी रीजन जो है वो उसके दोनों तरफ दोनों तरफ आपके 12 बेस पेयर वाले आरएसएस है, ये मिले थे बस अलग। The spacer region separating the heptamer and nonamer pairs were 23 base pair in length, following the V and preceding J segment, and 12 base pair in length before and after the D segment. अब आप देखिए, इसको फिगर को लाना होगा यहाँ नीचे, देखिए ऊपर से ही समझ, इसको लाइन को यहाँ रखते हैं। The spacer region separating heptamer and nonamer pairs, heptamer and nonamer pairs were 23 base pair in length following V, V के बाद जितना भी है सेगमेंट वो सब क्या है, 23 बेस पेयर का है, स्पेसर वाला है। सेपरेटिंग 23 बेस स्पेसर रीजन सेपरेटिंग हेप्टामर एंड नोनामर पेयर्स विद 23 बेस पेयर इन लेंथ फॉलोइंग वी एंड डी, फॉलोइंग वी के बाद 23 बेस पेयर है, लेकिन ये कपा चेन में 12 बेस पेयर वाला है, लैम्डा चेन में और हैवी चेन में वी के बाद 23 बेस पेयर वाला है, स्पेसर है। preceding the J segment, और J segment के पहले क्या है, V के बाद जो है वो 23 बेस पेयर वाला, एंड प्रीसीडिंग द J सेगमेंट 12 बेस पेयर वाला J स्पेसर एलिमेंट है, J के पहले 12 वाला है, इसमें लैम्डा एंड हैवी में, लैम्डा में हैवी में। इस लाइन को ओमिट ही कर दो क्योंकि सब में अलग अलग है, हटा देते हैं, किसी में कौन पहले है किसी में कौन बाद में, तो हटा दो। Relative locations of 12 and 23 base pairs, figure 7.5b, suggested that the VDJ recombinase enzyme is designed to bring together one sequence with 12 base pair and another one sequence with 23 base pair. बताइए दिए, एक सेगमेंट में 12 स्पेसर वाला आरएसएस है, दूसरे में 23 बेस पेयर वाला आरएसएस, यही 12 और 23 रूल के हिसाब से वो कंबाइन कर रहा है। ओके, फिगर 7.5b, ये 7.5 फिगर है और इसका ये बी, समझा रहे हैं आपको। ओके, अब देखिए फिगर 7.6a एंड 7.6, यहां तक किसी को दिक्कत है? पॉइंट नंबर 8 तक आई हैव एक्सप्लेन्ड इट। कुछ पूछना है पॉइंट 8 तक? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट सो फार? नो सर। well बेस पेयर होगा तो 1 टर्न आरएसएस होगा ना, हाँ, अगर 23 होगा तो 2 टर्न आरएसएस होगा। हाँ, क्योंकि एक टर्न में 360 डिग्री टर्न डीएनए डबल हेलिक्स करता है, तो उसमें कितने न्यूक्लियोटाइड समा जाते हैं? 10.5 के लगभग। तो 12 है तो कितना हो गया, एक टर्न हुआ। यस। अब देखिए फिगर 7.6a and 7.6b illustrates the generation of complete light chain and heavy chain genes from individual V and J and VDJ segments respectively. अब इस फिगर में आपको हम क्लास में ध्यान नहीं, बार बार माइक ऑन हो जाता है इसका। रिमूव कर दिए।
दिख रहा है आपको 7th फिगर? Yes, sir. Yes. बहुत ही सिंपल है। अब जीन स्ट्रक्चर जान रहे हो, आईजीजी जीन, ठीक। ये कपा चेन को लेके चले, एक चेन का मतलब कपा जीन का, जीन को, और उसी तरह भी लेमडा और हैवी चेन का भी है मोर और लेस। तो ये देख लीजिए, कपा में कैसा था, वी क्लस्टर था, बहुत सारे वी थे। माउस में कपा कितना था, माउस में कपा में भी कितना था, 91 सेगमेंट्स थे। 91. और जे क्लस्टर 4 थे फंक्शनल। ओके, सपोज इफ दिस V3, इस फिगर के हिसाब से चलो, V3, दिस V3 सेगमेंट डिसाइड्स टू ज्वाइन विथ J3, एक पूरा रैंडम इवेंट हो रहा है। ऐसा नहीं कि V3 J3 के साथ बाइंड कर रहा है, V3 J4 के साथ भी कर रहा है, J2 के साथ भी कर रहा है, J1 के साथ भी कर रहा है, V2 भी एक चारों में से सबके साथ कर रहा है। ये सारा इवेंट रिकॉम्बिनेशन सब रैंडमली हो रहा है, तो इसलिए सब तरह के जो है रिकॉम्बिनेशन तैयार हो रहे हैं। ओके, अब जो है V3 और J3, सपोज ये दोनों ज्वाइन हो रहा है। अब देखिए V3 कपा चेन है, कपा में क्या था, 12 बेस पेयर वाला स्पेसर आफ्टर V, अभी पहले फिगर में देख लिए थे आप। और J के पहले क्या था, फिर से देख लीजिए कपा का स्ट्रक्चर। कपा में V के बाद, V सेगमेंट के बाद जस्ट डाउन स्ट्रीम उसके कोडिंग सीक्वेंस जैसे ही खत्म हुआ, उसके बाद क्या था, 12 स्पेसर वाला जो आरएसएस था उसका हेप्टामर शुरू हो जाता है। Heptamer. और जे में जस्ट अपस्ट्रीम ऑफ दिस कोडिंग सीक्वेंस, कोडिंग रीजन, तुरंत उस कोडिंग रीजन के जस्ट पहले यहां भी हेप्टामर शुरू हो गया। हेप्टामर ऑफ व्हाट, 23 बेस पेयर स्पेसर वाला आरएसएस का हेप्टामर। यस और नो? ठीक, क्लियर है ना? 10 बार बता चुके हैं। चले आगे, कुछ पूछना है तो पूछो। Yes, sir. चलो, वही दिखा रहा है, भी के बाद, हर भी के बाद एक उसका 12 बेस पेयर वाला आरएसएस है आफ्टर एवरी भी, एंड preceding every J there is 23 base pair spacer RSS, डिफरेंट सेकेंड वाला RSS है, preceding every J। अब क्या हुआ, now the recombination will happen between these two segments, any of these two segments, second, and suppose if this V3 is joining with J3, then rearrangement between V3 and J3 is taking place। अब इस रीअरेंजमेंट में अभी जो पिछला टेबल 773 आपको दिखाए, जिसमें राग 1, राग 2, HMG, आर्टिमिस, ओके, SU80, SU70, ये सब तरह के प्रोटीन्स जो हैं और एंजाइम्स जो हैं वो सब इन्वॉल्व हैं इस प्रोसेस में, इस रिकॉम्बिनेशन के प्रोसेस में। समझ में आ रही बात? तो इस ये वन स्टेप प्रोसेस में अभी सिंपल तरीका से आपको बता दिया कि ये V3 और J3 ज्वाइन हो गया। देख रहे हैं 3-3 का बन गया कॉम्बिनेशन, V3 एंड J3 है ज्वाइन। और ये बीच का रीजन जो है, दिस होल रीजन इंक्लूडिंग RSS को लगा करके ये पूरा रीजन क्या हुआ, स्प्लाइस्ड आउट हो गया, काट करके निकाल दिया गया इसमें से। अब ये निकल गया इसमें से, देख लो निकलने, ये रीजन, इतना रीजन निकल जाने के बाद जिसमें J1, J2 और ये सब RSS भी हैं और बीच में नॉन कोडिंग रीजन भी है, ये सब, ये पूरा रीजन को अगर इससे काट के निकाल दिया जाए तो कैसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। Yes, sir. तो अब ये V3 और J3 यहाँ पर ज्वाइन हो गया है और V3 और J3 के बीच में पड़ने वाले जो रीजन है वो काट करके बाहर निकाल दिए गए। तो इस कटिंग की प्रक्रिया और कटिंग के बाद फिर इन दोनों को जोड़ने की भी प्रक्रिया होगी, पहले काटेगा फिर इन दोनों को जोड़ेगा।
तो ये पूरा प्रक्रिया में ये सारे प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं जो कि टेबल 3 में लिस्टेड है, आपको बताया गया। अब ये ज्वाइन हो सर गए। जब B2 और J2 को करेंगे तो भी तो वही होगा ना सर, सारा बीच का नॉन स्पेसिंग वाला तो स्प्लाइस आउट हो जाएगा। प्लस ये सपोज इफ V1 एंड J4, सबसे लास्ट वाला चुन लो, V1 एंड J4 ज्वाइन हो रहा है तो क्या हो जाएगा? कौन सा कलर ले, ये ले लो, ये पूरा रीजन स्प्लाइस्ड आउट हो जाएगा। V2 से लेकर के J1 2 3 तक, है ना, ये पूरा रीजन कट के निकल जाएगा और रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा किसका? 1 और 4 का। और ये स्पेसर को लगा के सबको जोड़ लो यहाँ तक। सर स्पेसर भी तो जाएगा। हाँ स्पेसर भी जाएगा, वो भी कटेगा। स्पेसर भी जाएगा। स्पेसर जो है वो काटने में मदद करता है और साथ में वो भी कटता है क्योंकि ये नॉन कोडिंग रीजन है, ठीक है। जंक इसलिए नहीं कह सकते, B1 का भी स्पेसर जाएगा ना सर? सब का स्पेसर, स्पेसर के आरएसएस बोलो ज्यादा सही रहेगा। स्पेसर इज प्रेजेंट इनसाइड आरएसएस, तो पूरा का पूरा आरएसएस जाएगा, ठीक है। यानी हेप्टामर, नोनामर, स्पेसर सब साथ में निकलेंगे, स्प्लाइस आउट होंगे। सिर्फ अकेला, और 1 भी ज्वाइन हो रहा है ना, सॉरी, ये भी पूरा, सिर्फ अकेला V1 और J4 बचेगा, ठीक है। स्पेसर क्यों रहेगा? वो तो कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है कोडिंग, उसका अमाइनो एसिड का कोई मतलब नहीं है, उसमें सिर्फ इतना ही इंफॉर्मेशन है कि यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होना है, बस ये इंफॉर्मेशन है उसमें, ठीक है। समझ में आया? तो V1 में ये स्पेसर 1 और 4 का रीजन स्प्लाइस आउट हो गया। मिटा दें इसको, वो आप समझ गए होंगे। चलो यस सर। अब ये आपको मिल गया रिकम्बाइन होकर के। ये तो था लाइट चेन का, ओके। अब देखिए हैवी चेन, जिसमें ये VJ रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। सिमिलरली ये कापा चेन है, दिखा रहा है, लैम्डा का भी उसी तरह होगा। लैम्डा का भी उसी तरह होगा। लैम्डा का स्ट्रक्चर आप देखिए, उसमें क्या था, बहुत सारे, एक V के बाद JC क्लस्टर आ रहा था, देखिए, कैन यू सी दिस? After V lambda 2, V lambda 3, there was a JC cluster. There is a JC cluster, another JC cluster, another JC pair. फिर उसके बाद V1। तो अब ये V के बाद क्या है? 23 बेस पेयर वाला, लैम्डा में 23 बेस पेयर स्पेसर वाला होता है RSS। 23 बेस पेयर वाला RSS यहाँ है, यहाँ 23 बेस पेयर वाला RSS है, और J के पहले 12 बेस पेयर वाला RSS है, J के ठीक पहले। तो अब ये V2 और J2 अगर ज्वाइन हो रहा है, V2 J2 ज्वाइन हो रहा है, तो ये पूरा स्प्लाइस आउट हो जाएगा दिस रीजन, जिसमें V3 निकल जाएगा और बाद वाले रह जाएंगे। देन दिस बिकम्स ए फंक्शनल जीन सेगमेंट। सेम मैकेनिज्म है वहां भी, देखिए यहाँ भी देख लीजिए। हैवी चेन में VDJ रीअरेंजमेंट हो रहा है। आफ्टर भी 23 बेस पेयर वाला RSS है। आफ्टर एवरी भी कितने भी थे इसमें? माउस में बताइए, माउस में कितना भी क्लस्टर में कितना है सेगमेंट? 101, ठीक। 101 भी सेगमेंट्स हैं। और उसके बाद जीन स्ट्रक्चर याद कीजिए हैवी चेन का, उसके बाद डी रीजन था 1 से लेकर के 14 तक, ठीक। और उस डी सेगमेंट के दोनों साइड अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 12 बेस पेयर स्पेसर वाला RSS है। और जे क्लस्टर 4 फंक्शनल सेगमेंट्स है, जिसमें अपस्ट्रीम में 23 बेस पेयर वाला RSS, 23 बेस पेयर स्पेसर वाला RSS है। तो क्यों बोल रहे हैं 12 और 23? क्योंकि यही तो अलग है, बाकी हेप्टामर और नोनामर तो सेम ही है। RSS के अंदर हेप्टामर और नोनामर
दोनों तरह के आरएसएस में है। तो ये दोनों तरह का आरएसएस के बीच में डिफरेंस तो इसी 23 बेस पेयर और 12 बेस पेयर का स्पेसर है। इसलिए बोलने के टर्म में हम 12 और 23 बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली 12 और 23 का रोल इतना ही है सिर्फ कि एक टर्न के बाद उसको रिपीट करा दे, एक या दो टर्न के बाद, हेप्टामर और नोनामर के एक ही साइड में, इतना ही रोल है। लेकिन आगे आप देखेंगे रीअरेंजमेंट्स में मेन जो फंक्शन है वो हेप्टामर और नोनामर का है, जो कि उसको रिकम्बेंट, इसका भी फंक्शन है, स्पेसर का भी, वो रिपीट हो, नहीं तो राग 1 राग 2 कैसे एक साइड बैठेगा, दोनों तरफ हेप्टामर और नोनामर रीजन से कैसे ज्वाइन करेगा। समझ में आया? तो इसमें क्या हुआ, पहले डीजे रिकॉम्बिनेशन हुआ जिसमें 12 और 23 का रूल फॉलो हुआ, तो यह बीच का रीजन इसमें स्प्लाइस आउट हो गया, यहां से लेकर यहां तक। जिस भी डी सेगमेंट से जो भी जे सेगमेंट ज्वाइन करेगा उसके बीच का इंक्लूडिंग आरएसएस पूरा क्या हो गया, स्प्लाइस आउट हुआ। तो ये डीजे बन गया, यहाँ पर डीजे रीअरेंजमेंट हो गया, ये बीच का चला गया। तो डी के पहले क्या था, 12 बेस पेयर स्पेसर वाला आरएसएस, और जे के पहले क्या था, 23 बेस पेयर वाला आरएसएस। तो ये तो स्प्लाइस आउट हो गया इस रीअरेंजमेंट इवेंट में, इंक्लूड हो गया जे के पहले वाला और डी के बाद वाला। तो डी के बाद और जे के पहले वाला तो स्प्लाइस आउट हो गया, लेकिन डी के पहले वाला तो मौजूद है, क्योंकि डी के दोनों तरफ है, अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दोनों तरफ आरएसएस है। तो डाउन स्ट्रीम वाला आरएसएस तो गया, स्प्लाइस आउट हो गया, इसमें अपस्ट्रीम वाला रह गया। अपस्ट्रीम वाला आरएसएस अब जो है किसके साथ, वी सेगमेंट के साथ। सपोज इफ दिस इज देयर देन दिस, नाउ दिस विल बी स्प्लाइस्ड आउट इन द नेक्स्ट स्टेप। यानी भी के बाद और डी के पहले including RSS, the region will be spliced out. Now what you will gain after this, you will get 1B, 1D and J, and all these three segments are contiguous to each other. बीच में कोई दूसरा रीजन नहीं है, बीच में कोई नॉन कोडिंग रीजन नहीं है, अब ये contiguous हो गया। Now this region will be transcribed into a messenger RNA and then it will be translated into a peptide. तो अब जो पेप्टाइड सिंथेसाइज होगा इसके ट्रांसक्रिप्शन के बाद, दैट विल बी हैविंग कंटिन्यूअस ऑफ दिस अमाइनो एसिड ऑन दिस VDJ। यहाँ पर इसको VD रीअरेंजमेंट इसलिए कहा, और ये DJ रीअरेंजमेंट है क्योंकि D और J रीअरेंजमेंट करके DJ सेगमेंट बन गया, और ये अब DJ सेगमेंट के D के रीजन के साइड, D रीजन के साइड अरेंजमेंट हुआ, यानी दैट रीअरेंजमेंट इज एट द बाउंड्री ऑफ V and D region. So this is called as VD rearrangement. But actually the recombination of VDJ is happening. So at this stage, recombined VDJ gene is present in the B cell. B cell. Yani at the end of its process in the bone marrow. Bone marrow के निकलने के पहले तक ये सब काम हो गया। समझ में आया? सर इसमें जो डीजे रिकॉम्बिनेशन हुआ पहले, क्या पहले डीजे रिकॉम्बिनेशन नहीं था रीअरेंजमेंट? नहीं समझे आपका सवाल? सर कोई जरूरी है कि हैवी चेन में पहले डीजे रीअरेंजमेंट ही होगा, भी और रीअरेंजमेंट नहीं हो सकता पहले? भी और डी रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, लेकिन यहाँ फिगर में दिखाया है पहले डी एंड जे हो रहा है, फिर बाद भी एंड डी हो रहा है। हाँ तो सर हम ऐसा भी तो कर सकते हैं ना, पहले बीडी करके फिर डी और जे करेंगे तो फिर बाद में VDG बन जाएगा। थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल theoretically, but you have to look into this also because D जो है बहुत ही कम है, ओके 14 ही है, और J 4 ही है, और ये सब छोटा छोटा सेगमेंट है। तो मे बी कि इन सेल में ये छोटे छोटे वाले सेगमेंट पहले ज्वाइन हो गए और बाद में ये बड़ा वाला सेगमेंट V क्लस्टर, इसमें से कोई एक चुना गया, हो सकता है ये मैकेनिज्म इसकी वजह से।
क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड मैकेनिज्म नहीं है, एक मैथमेटिकली बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया जा रहा है, बता रहे हैं। बट इन विवो कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, आप जस्ट इमेजिन। ठीक है, तो देखेंगे आगे पढ़ने में कहीं अगर ऐसा दिखने को लगे, लेकिन अभी तक तो ये जो है आपका हैवी चेन में पहले डीजे अरेंजमेंट है, इसी को लेकर चलो, यही हो रहा है। डीजे के बाद फिर हो रहा है भी डी बी, और इसको या कंबाइन भी लिख दो, ब्रैकेट के अंदर कर लो। ये हो रहा है भी डीजे। ठीक है, देखते हैं अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ किसी में मिले, लेकिन अभी तो फिलहाल यही लेके चलो, पहले डीजे एंड उसके बाद भी डीजे। क्लियर है, आगे चले। यस हो गया ये। नाउ कमिंग टू दिस सेक्शन, अब डायवर्सिटी कैसे हो रहा है, देखिए कैसे ज्वाइन हो रहा है। जीन सेगमेंट्स आर ज्वाइंड बाय RAG1 टू रिकॉम्बिनेज। अब ये एंजाइम का जिक्र किया गया है। सबसे पहला एजेंट जो है, जो कि इस RSS को पहचानता है, पहचान के उसको रिकॉग्नाइज करेगा और उसके बाद एक स्पेसिफिक पोजीशन पे कट करेगा, क्योंकि एंजाइम है तो इसका कट भी जो है स्पेसिफिक होगा, कहीं ऐसा नहीं कि कहीं भी कट कर देगा, स्पेसिफिक जगह पर कट करेगा। तो दो प्रोटीन है, two proteins encoded by closely linked genes RAG1 यानी recombination activating gene 1 and RAG2 recombination activating gene 2 were shown to be necessary for recombining antibody genes RAG1 and 2। ये दो तरह के एंजाइम हैं जो सबसे पहले एक्शन में आते हैं। RAG1, जिसमें से RAG1 जो है वो प्रीडोमिनेंट है and it expresses throughout the, क्या लिखा है देखो, हम बता भी चुके हैं, throughout the lymphoid lineage of the cell। RAG1 is the predominant recombinase, it forms a complex with the RSS that is stabilized by the binding of RAG2। तो इसका एक्सप्रेशन के बारे में नहीं लिखा, उतना कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाओ, RAG1 RAG2 का एक्सप्रेशन सिर्फ इतना ही समझ लो। RAG1 प्रीडोमिनेंट है और ये पूरा लिनिएज में एक्सप्रेस होता है, लेकिन RAG2 जो है जब वो लिनिएज के वो सेल्स जहां जिसमें रीअरेंजमेंट हो रहा है, जैसे प्रो बी सेल, ठीक है, तो उस प्रो बी सेल में जब प्रोलिफरेशन भी जब हो रहा है तो उसके G0 एंड G1 फेज में RAG2 एक्सप्रेस होगा। एंड RAG2 by itself does not exhibit detectable RSS binding activity। RAG2 अकेला जो है कुछ नहीं कर सकता, ये RSS को पहचान भी नहीं सकता है। RAG2 RSS को पहचानेगा RAG1, और RAG1 और RSS को जब पहचान लेगा तो RSS कहाँ पर है, कहाँ है, DNA के अंदर ही कोई एक सीक्वेंस है ना, उसको RSS बोल रहे हैं। ठीक है, तो उस RSS से बाइंड करेगा RAG1, और उस बाइंडिंग में, ताकि ये DNA प्रोटीन जो बाइंडिंग हो रहा है, ये बाइंडिंग डिसोसिएट ना करे, जुड़ा हुआ रहे, चिपका हुआ रहे, जब तक कि पूरा काम खत्म नहीं हो जाता है रिकॉम्बिनेशन का, तब तक RAG1 लगा रहे, उसके लिए RAG2 की जरूरत पड़ती है कि फिर RAG2 आया, देन इट मेक्स द इंटायर RAG1 RAG2 एंड DNA कॉम्प्लेक्स स्टेबल। ओके, आगे बढ़े। सर इसको एक बार फिर से बताइए ना, इस पॉइंट को। What will happen? This is DNA, and in DNA there is a presence of RAG। इस RAG से RAG दोनों दूसरा स्टैंड में नहीं बना है, समझने के लिए आप होशियार हो, समझ लो, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा स्टैंड में भी है। और
इससे आकर के राग1 प्रोटीन बाइंड किया, ठीक है। राग1 प्रोटीन यहां पर आके बाइंड नहीं कर जाएगा या, क्योंकि यहां पर आरएसएस नहीं है। ओके, आरएसएस जहां पर है कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन में, ठीक है, जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ है, यहाँ सब आरएसएस है। आरएसएस से बाइंड कर गया राग1, इसको R1 हम लिख रहे हैं। अब ये क्या हुआ, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स अगेन एंड दिस इज हाइब्रिड ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। अब डीएनए प्रोटीन का जो हाइब्रिड है उसको स्टेबल बनाने की आवश्यकता होती है। डीएनए प्रोटीन अपने साथ एक दूसरे से अटैच होकर नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि डीएनए इज एसिडिक, निगेटिव चार्ज है। तो प्रोटीन्स को भी क्या होना चाहिए, डीएनए प्रोटीन का हाइब्रिड बनने के लिए, स्टेबल हाइब्रिड बनने के लिए प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स जो है पॉजिटिवली चार्ज होने चाहिए, यानी बेसिक अमाइनो एसिड्स होने चाहिए। तब इस केस में डीएनए और प्रोटीन का हाइब्रिड विल बी स्टेबल। तो ये आप कहां पाते हैं, ये आप पाते हैं क्रोमोसोम में, न्यूक्लियोसोम में, जहां पर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का हाइब्रिड है। तो हिस्टोन प्रोटीन तो बना ही है सिर्फ इसीलिए कि वो डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करे और डीएनए प्रोटीन को, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव इन फंक्शन है, डीएनए अकेला रहेगा प्रोटीन के साथ हाइब्रिडाइज नहीं करेगा, देन क्या होगा, डीएनए में ब्रेक आ जाएगा, टूट फूट होगी, तो क्या होगा, म्यूटेशन होगा, कैसे फिर सर्वाइवल होगा। तो हर इंडिविजुअल, हर ऑर्गेनिज्म में देयर इज अ डीएनए प्रोटीन हाइब्रिड इन द न्यूक्लियस। तो हमारे अंदर भी है हिस्टोन प्रोटीन। तो वहां पर तो हिस्टोन प्रोटीन का अकेला यही काम ही है कि डीएनए के साथ हाइब्रिडाइज करो और डीएनए को सुरक्षित रखो। तो इसीलिए हिस्टोन प्रोटीन का अमाइनो एसिड कंपोजिशन पूरा बेसिक अमाइनो एसिड कंपोजिशन है, पॉजिटिवली चार्ज। तो वहां कोई जरूरत नहीं है उसको, वो स्वतः ही डीएनए से बाइंड करके हाइब्रिडाइज करके एक स्टेबल स्ट्रक्चर दे देगा, डीएनए प्रोटीन हाइब्रिड। लेकिन यहाँ पर डीएनए प्रोटीन हाइब्रिड जो है, यहाँ पर प्रोटीन का काम डीएनए को स्टेबलाइज तो करना नहीं है, डीएनए स्ट्रक्चर को, जैसे हिस्टोन प्रोटीन वहां कर रहा है न्यूक्लियस में, पूरा डीएनए को कॉइल करके अपने में लपेट, जैसे ऊन की धागा को लपेटा जाता है, उसमें क्या बोलता है उसको, स्वेटर बुनने वाला कांटा जो होता है, लपेटा हुआ है वहां क्रोमोसोम में। लेकिन यहाँ पर तो वो फंक्शन नहीं, यहाँ पर तो राग1 का फंक्शन है कि डीएनए को स्पेशल जगह पर कट मारे ताकि रिकॉम्बिनेशन हो सके। तो उस स्पेशल जगह पर कट मारने के लिए, उस स्पेशल जगह की पहचान होने के लिए आरएसएस मौजूद है वहां पर। तो यह प्रोटीन जो डीएनए प्रोटीन हाइब्रिड बनेगा, यह प्रोटीन हाइब्रिड आप खुद ही बता सकते हो लॉजिक से, स्वतः ही क्या यह स्टेबल होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड का कंपोजिशन जो अब राग1 में है, दैट इज फॉर स्पेशल फंक्शन। वो अमाइनो एसिड का जो कंपोजिशन है वही तो फंक्शन को, एंजाइम को के फंक्शन को डिसाइड करता है। तो यहाँ पर फंक्शन क्या है? ये फंक्शन है कि आरएसएस को पहचानना और साथ में साथ उस स्पेशल जगह पर वहां पर कट मारना रिजॉइनिंग के लिए। तो यह फंक्शन है। तो इस फंक्शन के लिए जरूरी नहीं है कि बेसिक अमाइनो एसिड्स का एक गुच्छा बना दिया जाए जिससे एक हिस्टोन नामक का प्रोटीन बन जाए तो कि डीएनए को स्टेबलाइज करे। तो अगर ऐसे बेसिक अमाइनो एसिड का गुच्छा कंसंट्रेट कर जाएगा तो वो फंक्शन जो है, इंपॉर्टेंट फंक्शन, वो कैसे कैरी होगा? उस फंक्शन के लिए जो अमाइनो एसिड कंपोजिशन चाहिए उसमें बेसिक का प्रेजेंस ज्यादा नहीं है, अमाइनो एसिड का प्रेजेंस। तो जब बेसिक अमाइनो एसिड का प्रेजेंस ज्यादा नहीं है तो यह जो एंजाइम है राग1 स्वतः ही डीएनए के साथ हाइब्रिड नहीं, स्टेबल हाइब्रिड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। तो जब ये बाइंड करेगा डीएनए से तो खुद ब खुद थोड़ा देर में अलग हो जाएगा, छूट जाएगा। तो इस बाइंडिंग को, राग1 और डीएनए के बाइंडिंग को हाइब्रिडाइज स्टेबल करने के लिए ये राग2 प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। अब समझ में आया? यस। इसलिए राग2, सपोज राग2 कर रहा है, ये दोनों को साट दे रहा है, चिपका, गम का काम कर रहा है, ऐसे समझ लो राग1 और डीएनए, क्योंकि दोनों रहेगा नहीं, एक साथ अलग अलग हो जाएगा। जब तक प्रोटीन में पूरा बेसिक अमाइनो एसिड ना हो तब तक डीएनए उसके साथ बढ़िया से, जितना ज्यादा बेसिक अमाइनो एसिड होगा डीएनए प्रोटीन का हाइब्रिड उतना ज्यादा स्ट्रांग और स्टेबल होगा।
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आगे बढ़े। यस सर। तो एक का नाम है राग 1 और दूसरे का नाम है राग 2, और ये राग 2 जो है नेसेसरी फॉर, और ये दोनों जो है राग 1 और राग 2 दोनों जरूरी है, वो सब एक्स्ट्रा पॉइंट निकाल दिए, आप समझ लो। राग 1 और राग 2 जो है जरूरी है रिकॉम्बिनेशन होने के लिए, ये जीन सेगमेंट्स का VDJ जीन सेगमेंट्स का रिकॉम्बिनेशन होने के लिए राग 1 राग 2 जरूरी है। समझ गए? ये फिगर एक्सप्लेन्ड है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 भी एक्सप्लेन कर दिया है, राग 2 बाय डज नॉट एग्जिबिट, ये भी एक्सप्लेन्ड है। पॉइंट नंबर 3, only 3 of the proteins implicated in VDJ recombinations are unique to lymphocytes. 3 प्रोटीन्स जो है जो यूनिक है, यानी इस पूरे प्रोटीन्स जो को हम अगर बांट दें जो इन्वॉल्व है VDJ रिकॉम्बिनेशन में, राग 1 2 TDT HMG Q70 80, ये सब जो है आर्टेमिस भी DNA लाइगेज 4, ये सब एजेंट्स को हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक तो वो हो गए जो कि सिर्फ लिम्फोसाइट्स में ही मिलते हैं, एक्सप्रेस होते हैं जिनके जीन्स, तो उस जीन प्रोडक्ट यानी प्रोटीन राग 1 2 TDT HMG जो है, नहीं सॉरी HMG नहीं, राग 1 2 और TDT एक्सप्रेस होता है सिर्फ लिम्फॉइड स्पेस, देखो लिखा हुआ लिम्फॉइड स्पेसिफिक, ये सब ये तीनों, ये 2 हो गए, राग 1 2 2 और एक TDT, तीनों प्रोटीन जो है सिर्फ लिम्फॉइड लिनिएज में ही एक्सप्रेस होते हैं सेल में। लेकिन HMG 1 2 Q70 ये नीचे वाले सारे जो है ये हर सेल में, समझ लो आप, ये जो है एक तरह से हाउस कीपिंग जीन भी है इसमें, ये सारे, क्योंकि ये जीन्स जो है इन्वॉल्व हैं आपके DNA रिपेयर मैकेनिज्म्स में। तो DNA ब्रेक होता है, बहुत ज्यादा ब्रेक होता है DNA, सबसे ज्यादा DNA ब्रेक होता है स्किन सेल में, क्योंकि स्किन सेल इज डायरेक्टली एक्सपोज्ड टू UV लाइट। ओके, even though ozone layer is there in the upper atmosphere, but still some UV rays escapes through that ozone layer and it reaches earth. Most of the UV rays is filtered out there only, the ozone, लेकिन फिर भी कुछ UV जो है बहुत ही कम मात्रा में वो पेनिट्रेट कर जाता है और that reaches to your skin, वो आपके स्किन पर पड़ता है, इसलिए बहुत लोग सनस्क्रीन UV स्क्रीन सब लगाते हैं। ओके, तो उसके स्किन पर पड़ने की वजह से मेलानोसाइट्स जो है UV जो है अल्ट्रावायलेट रेज, वह DNA को डैमेज करता है, DNA को ब्रेक करता है। तो DNA के ब्रेक होने आने की वजह से अगर DNA रिपेयर ना हो तो क्या होगा, बहुत ही डिलीटेरियस सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगा, स्किन कैंसर हो जाएगा, मेलानोमा हो सकता है। ओके, और many other functions of this protein will be lost and that cell will be lost. So ये का क्या बता रहे थे, ये सारे प्रोटीन्स जो है स्किन के सेल्स में बहुतायत मात्रा में प्रेजेंट होते हैं, तो स्किन में बहुत ज्यादा DNA ब्रेकेज भी हो रहा है और उस सबका रिपेयर भी हो रहा है। समझ रहे हैं आप लोग? आगे चले। तो इस तरह से 2 भाग में बांट दिया गया, और ये जो है राग 1 2 और TDT लिम्फॉइड स्पेसिफिक है, सिर्फ लिम्फॉइड सेल्स में होते हैं, लेकिन साथ ही साथ HMG 1 2 और ये सारे प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं।